नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम लोग क्लास 10th मैथ को पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत मैं वास्तविक संख्याएं चैप्टर को पढ़ा रहा था। उसमें जो है हम लोग पहले कुछ कॉन्सेप्ट देख रहे थे। इसके अंतर्गत एक एक्सरसाइज हो चुकी है। अगले एक्सरसाइज का हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। पिछले लेक्चर में हम लोग रूट 2 और रूट 3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीखे थे। तो इसके अंतर्गत अब हम लोग यह देखेंगे कि कैसे इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यह मान लेंगे, माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 5 माइनस रूट 3 को लिख सकते हैं P बाई क्यू या A बाई P के फॉर्म में, जहां P और Q क्या है? P और Q एक सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, P व Q एक सह अभाज्य का मतलब क्या? जो केवल एक साथ एक से बस विभाजित होंगे और किसी संख्या से नहीं। सह अभाज्य पूर्णांक है, कोफैक्टर पूर्णांक है, एवं Q जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो अगर यह परिमेय संख्या है तो इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या होंगे? एक सह अभाज्य पूर्णांक होंगे। ठीक है, एवं Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अगर यह परिमेय संख्या होगा तो। ठीक है, अब उसके बाद से लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लें, 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू P बाई Q को। तो इसको क्या करें, इधर ला लें और इस रूट 3 को उधर कर दें। तो इसको लिख सकते हैं 5 माइनस P बाई Q इक्वल टू रूट 3, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर यह इक्वेशन 1 मान ले हम लोग, तो देखेंगे हम लोग कि इक्वेशन 1 में P व Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। इसलिए 5 माइनस P बाई Q एक क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि P बाई Q हमने ऑलरेडी मान रखा है कि यह परिमेय संख्या होगा। अगर इसको 5 में से घटाते भी हैं तो भी यह क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 5 जो है परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाइए, जोड़िए, भाग करिए, गुणा करिए, वह सब क्या होंगे? परिमेय संख्याएं ही होंगे। किसी परिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या घटाते हैं, जोड़ते हैं या गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो भी वह क्या देगा? एक परिमेय संख्या ही देगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, एक परिमेय संख्या होगा। जबकि हम जानते हैं कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है।
इसलिए यहाँ विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारा अतः हमारा अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए क्या वैल्यू है 5 माइनस रूट थ्री 5 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो आप लोगों को अगर एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, तो प्रोसेस तो ऐसे ही करना है, यहाँ तक आप लोग आ जाएंगे, प्रोसेस ऐसे ही करना है। अब उसके बाद से जब यहाँ रूट थ्री प्राप्त हो जाता है तो आप लोग क्या करिएगा, यहाँ से इसके बाद जो है रूट थ्री को प्रूव कर दीजिएगा कि रूट थ्री जो है एक अपरिमेय संख्या है एग्जाम में। जैसे हमने पिछले लेक्चर में रूट थ्री को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया है, वैसे ही आप लोग रूट थ्री को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ से लिखिएगा। ठीक है, एग्जाम में क्या करना है, यहाँ तक तो प्रोसेस यही होगा। ठीक है, यहाँ तक यह प्रोसेस इतना जो है यही रहेगा। ठीक है, उसके बाद से इसके बाद क्या करना है, रूट थ्री को प्रूव करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके बाद वाला हमें क्या करना है, जो पिछले लेक्चर में रूट थ्री को अपरिमेय संख्या प्रूव करना हम लोग देखे थे, वह लिख देना है। उसके बाद से यह इतना प्रोसेस लिखना है। ठीक है, तब यह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हम रूट थ्री को पहले ही प्रूव करा चुके हैं, तो इसलिए इतना हमने लिख दिया है। उसके बाद फिर से याद रखेंगे आप लोग कि यह इतना तो सेम प्रोसेस रहेगा। रूट थ्री पर आकर के यह चीज रुक जाती है, तो एग्जाम में अगर यह पूछा जाता है तो यहाँ के बाद आप लोग पहले रूट थ्री को सिद्ध करेंगे कि एक अपरिमेय संख्या है। उसका प्रोसेस मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, वह उतना लिख देंगे। उसके बाद से यह जो है टोटल लिखना है आप लोगों को। ठीक है, तो यह क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब एक्सरसाइज 1.2 देखते हैं। यह एनसीईआरटी से लिया गया है, उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग माना रूट फाइव एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर यह परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या है, परिमेय संख्या का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रूट फाइव को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जहां इसलिए हम लोग रूट फाइव को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पी व क्यू क्या होंगे, एक सह अभाज्य पूर्णांक, सह अभाज्य पूर्णांक होंगे। एवं Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि पूर्णांक में पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव मतलब पॉजिटिव पूर्णांक, नेगेटिव पूर्णांक और 0 भी शामिल होता है। ठीक है, तो यह जो है, इसलिए यहाँ अगर 0 रखते हैं तो यह डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए Q को 0 नहीं रखना है। अब उसके बाद से हम लोग क्या लिखेंगे, रूट फाइव इक्वल टू पी बाई क्यू है, तो Q को इधर कर लेते हैं हम लोग, तो रूट फाइव क्यू इक्वल टू पी। अब उसके बाद से क्या लिखेंगे, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है,
दोनों साइड का अगर वर्ग करें तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा 5q² इक्वल टू p²। ठीक है, तो अब यहां से लिखेंगे, यहां से देखिए यह p² का फैक्टर कौन कौन होगा, गुणनखंड कौन कौन होगा, 5 और q², ये दोनों क्या होंगे, p² के गुणनखंड होंगे, तो हमें 5 से मतलब है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि 5 जो है यह लिखेंगे p² का गुणनखंड। ठीक है, लिखेंगे यहां से, चूंकि p² का गुणनखंड 5 है। ठीक है, तो अभी अभी हम लोग पिछले लेक्चर में एक प्रमेय देखे थे कि अगर किसी संख्या के स्क्वायर को कोई संख्या डिवाइड करती है, अब गुणनखंड 5 है तो इसका मतलब यह p² को डिवाइड करेगी। ठीक है, कट करेगी, तो इसका मतलब यह होगा कि अगर इसके स्क्वायर को यह कट करेगी तो इसका मतलब इस संख्या को भी यह कट करेगी। ठीक है, यह हम लोग अभी पिछले लेक्चर में देखे थे। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं, तो p का गुणनखंड 5 होगा। ठीक है, तो p का भी गुणनखंड 5 हो जाएगा। तो अब उसके बाद से हमें ये देखना है कि क्या q का भी गुणनखंड 5 होगा। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या p का गुणनखंड 5 होगा तो लिख सकते हैं p इक्वल टू 5c, जहां c क्या है, इसका मतलब है कि p को 5 जो है c टाइम में काट रहा है, c बार में काट रहा है। ठीक है, तो जहां c क्या है, c एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है, हमने कोई कांस्टेंट मान लिया कि 5 जो है p को c बार में काट रहा है। ठीक है, तो अब यहां से क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन बना लेंगे, इक्वेशन 1। अब इस p को क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 से। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5q² इक्वल टू कितना, 5c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 5q² इक्वल टू कितना, 25c², या 5 से 5 25 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम में, यहाँ से हो जाएगा q² इक्वल टू 5c²। अब यहाँ से हमें क्या स्पष्ट होता है, यहाँ से स्पष्ट होता है कि इस q² के दो फैक्टर हैं, कौन कौन, 5 और c²। ठीक है, तो 5 और c² इसके फैक्टर होंगे। तो लिखेंगे हम लोग, चूंकि q² का गुणनखंड 5 है। ठीक है, यहां से क्या स्पष्ट होता है कि यह q² जो दो है, दो पार्टों में बटा है, 5 और c² के फॉर्म में। इसका मतलब है कि 5 भी q² का गुणनखंड है और c² भी q² का गुणनखंड है। तो अब यहां से लिख सकते हैं q² का गुणनखंड 5 है, तो इसलिए हमारे पास जो प्रमेय है उससे क्या लिख सकते हैं कि q का गुणनखंड भी 5 होगा। यहाँ पर भी लिख लेंगे, भी है ये, यहाँ पे भी 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम लोगों ने क्या देखा कि p का भी गुणनखंड 5 होगा, और यहाँ से हमने क्या देखा कि q का भी गुणनखंड 5 होगा। तो हमने माना क्या है कि p और q क्या होंगे, एक अभाज्य संख्या हमने माना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या स्पष्ट होता है कि यहाँ पर p और q के एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल गया, 5 मिल गया। तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए p व q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने देख लिया कि P का गुणनखंड 5 होगा और यहाँ पे हमने देख लिया Q का गुणनखंड 5 हो गया, तो इसलिए बोल सकते हैं P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 होगा। इसका मतलब है 5 से P भी डिवाइड हो रहा है और Q भी डिवाइड होगा। जबकि जबकि हमने क्या मान रखा था, हमने मान रखा था कि अगर यह परिमेय संख्या है तो P और Q क्या होंगे, सहअभाज्य पूर्णांक होंगे। जबकि P और Q हमने क्या माना था, जबकि हमने माना था P व Q क्या है, सहअभाज्य है, सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या, कि ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो दोनों को डिवाइड करे सिवाय एक के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिल गया कि 5 ऐसी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है, हो रहा है। अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोगों को यह प्रूव करना है, सेम सीक्वेंस फॉलो करना है, कोई भी चेंजिंग नहीं है। हाँ, लैंग्वेज थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन प्रोसेस सेम रहना चाहिए। ठीक है, प्रोसेस सेम अगर आप लोग रखेंगे तो ही सही माना जाएगा। हाँ, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत, भाषा जो है लिखने का थोड़ा सा चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को क्या करना है, √3 का सीख लेना है, √2 का सीख लेना है, √5 का सीख लेना है, और उसके अकॉर्डिंग बाकी सब जो क्वेश्चन है उसका सीख लेना है, तो आसानी हो जाएगी निकालने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको भी सेम ऐसे ही हम लोग करेंगे, लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, 3 + 2√5 को लिख सकते हैं P/Q या A/B के फॉर्म में, जहां P और Q क्या होंगे, जहां PQ एक सहअभाज्य, एक सहअभाज्य पूर्णांक होगा। ठीक है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब यहां से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, तो यहां से क्या हमें मिल जाएगा, इसको उस साइड कर दें, 2√5 इक्वल टू P/Q -3। ठीक है, अभी भी यह क्या होगा, यह परिमेय संख्या है और इसमें से 3 घटा रहे हैं हम लोग, तो 3 भी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्याओं का आपस में जोड़, गुणा, घटाना, भाग सब क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है। अब इस 2 को उस साइड कर दें, तो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/2Q -3/2। ठीक है, तो यहां पर यह क्या होगा, यह जो है एक परिमेय संख्या होगी। इक्वेशन अगर 1 मान लें, तो यहां से क्या करना है, अगर एग्जाम में आप लोग बैठे हुए हैं तो वहां पे क्या करना है, यहां से इस √5 को, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि P व Q एक सहअभाज्य
अभाज्य पूर्णांक हैं, इसलिए और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि p/2q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब उसके बाद अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ से इसके बाद क्या करना है, यह √5 को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसको मतलब पिछले क्वेश्चन में जो हम शो किए हैं वह इसके बाद लिखना है कि √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। चूंकि हम लोग पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं तो यह नहीं करने जाएंगे, हम लोग यहाँ से लिखेंगे, याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद क्या करना है, √5 को सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, वह पिछले क्वेश्चन में मैं बताया हूँ। ठीक है, तो यहाँ से वह लिखेंगे टोटल, अगर आप लोग एग्जाम में यह सिद्ध करने जा रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए √5 हम जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब यह है कि अगर एग्जाम में आप लोग लिख रहे हैं तो यहाँ दिखाना पड़ेगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। उसको सिद्ध करेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 इक्वल टू a/b यहाँ पर ले लीजिएगा और सेम प्रोसेस वैसे ही रिपीट करिएगा और सिद्ध कर दीजिएगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में लिखा हूँ। उसके बाद से यहाँ से लिखना है, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यह ऑलरेडी परिमेय संख्या होगी और यह क्या है, हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। यह अपरिमेय है, यह परिमेय है और दोनों को इक्वल कर रहे हैं, तो यहाँ विरोधाभास है। ठीक है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग सॉल्व करेंगे इसको। अभी हम लोग छोटे छोटे लेक्चर ही देखेंगे। ठीक है, काफी लंबा लेक्चर नहीं लेंगे हम। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें, जिससे कि व्यू बढ़े और हमें मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।